दुनिया के सबसे जाबाज और बहादुर मिलिट्री कमांडर जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों से आज़ाद कराया। मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कैसे अय्यूबी सल्तनत की नींव रखी और बैतुल मुकद्दस को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कैसे फतह किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत मिस्र, शाम, मक्का, मदीना, इराक और तुर्की के कुछ इलाकों तक फैली हुई थी। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन सारे इलाकों को कैसे फतह किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 26 बड़ी और ख़तरनाक जंगें लड़ी। हम इस सीरीज़ द कॉन्करर में यही सारी डिटेल्स जानेंगे। दोस्तों 450 सालों से बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के पास था, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ईसाइयों ने इस बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों से छीना कैसे? और क्या है ये क्रूसेड जिसको आप सलीबी जंगों के नाम से जानते हो? इन सलीबी जंगों की शुरुआत किसने और क्यों की? दोस्तों वो कौन सी ऐसी जंग थी जिसमें अगर सुल्तान अल अरसलान न जीते होते तो शायद सल्तनत उस्मानिया कभी वजूद में ही नहीं आती। दोस्तों इसी जंग को सलीबी जंगों की शुरुआत भी कहा जाता है। और इसी जंग के बाद मुसलमानों और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में कभी ना ख़त्म होने वाली जंगों की शुरुआत हुई। हम इस जंग की पूरी डिटेल, सलीबी जंग और एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिसने नफरत की एक ऐसी आग लगाई जिसके बाद लाखों लोग मारे गए और आज भी लाखों लोग मारे जा रहे हैं। दोस्तों इन सारी डिटेल्स को जाने बगैर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की असल फतूहात को समझा ही नहीं जा सकता। मैं मोहम्मद अनस स्वागत करता हूं आपका द कॉन्करर सीरीज़ के पहले एपिसोड में। 1070 दोस्तों ये वो तारीख है जब रोमनोस 4 2 लाख का लश्कर लेकर मुसलमानों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल से निकल गया। दोस्तों सुल्तान अल अरसलान ने बिज़ंतीन एम्पायर के शहर अनही पर हमला करके उसको फतह कर लिया था। ये शहर उस वक्त के कुछ ग्रेटेस्ट और बिगेस्ट शहरों में से एक था। बिज़ंतीन एम्पायर की इस हार का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिज़ंतीन एम्पायर को इस लेवल की हार लगभग 250 साल पहले हुई थी। इसके बाद सुल्तान अल अरसलान ने किसेरिया पर हमला किया। सुल्तान अल अरसलान की अनही की फतह और किसेरिया पर हमले ने पूरे बिज़ंतीन एम्पायर में हलचल मचा दी थी और पूरे बिज़ंतीन एम्पायर में जंग की तैयारियां शुरू हो गई थी। अब सुल्तान की फ़ौज मेंजिकट की तरफ बढ़ी और सुल्तान अल अरसलान ने बड़ी ही बहादुरी से मेंजिकट को फतह कर लिया था। और दोस्तों यही वो शहर था जहां पर बिज़ंतीन एम्पायर और तुर्कों की तकदीर लिखी जानी थी। मेंजिकट के बाद सुल्तान अल अरसलान ने अलहद को भी फतह कर लिया था। दोस्तों अलहद के बाद सुल्तान अल अरसलान ने एडिसा पर हमला कर दिया था। बिज़ंतीन एम्पायर के बाद सुल्तान अल अरसलान ने अलीपो पर हमला कर दिया था। दोस्तों अलीपो फातिमी खिलाफत के अंडर में था। दोस्तों सल्जूक एम्पायर और फातिमी खिलाफत के बीच एक तरह की सिविल वॉर चल रही थी। दरअसल दोस्तों सल्जूक एम्पायर अब्बासी खिलाफत के अंडर में था और अलीपो फातिमी खिलाफत के अंडर में था। फातिमी और अब्बासी खिलाफत और मुसलमानों के बीच इस सिविल वॉर को अभी हम कुछ देर में देखेंगे। जब रोमनोस 4 ने देखा कि सल्जूकी और फातिमियों के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है तो रोमनोस ने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता सल्जूक एम्पायर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का। इसी के बाद रोमनोस 4 अपना 2 लाख का लश्कर लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल से निकल गया, क्योंकि दोस्तों सुल्तान अल अरसलान किसी भी सूरत में फातिमी और बिज़ंतीन एम्पायर से एक साथ जंग नहीं कर सकते थे। अब रोमनोस 4 बड़ी ही तेज़ी से मेंजिकट के शहर के पास पहुंच गया था। दोस्तों मेंजिकट के शहर के पास पहुंचने के बाद रोमनोस 4 ने अपनी फ़ौज को 1-1 लाख के 2 लश्करों में बांट दिया। एक लश्कर को रोमनोस खुद लीड कर रहा था और दूसरे लश्कर को रोमनोस 4 ने अपने एक कमांडर के साथ अलहद पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। रोमनोस 4 का प्लान ये था कि वो 1 लाख के लश्कर के साथ मेंजिकट पर हमला करेगा और दूसरा 1 लाख का लश्कर अलहद पर कब्जा करने के बाद मेंजिकट में रोमनोस की फ़ौज के साथ आकर मिल जाएगा और फिर रोमनोस 4 अपने पूरे 2 लाख के लश्कर के साथ सल्जूक एम्पायर पर हमला करेगा। दोस्तों आप अलहद और मेंजिकट को बिज़ंतीन एम्पायर और एनीतोलिया का एंट्री पॉइंट भी समझ सकते हो। रोमनोस 4 सबसे पहले इन दोनों शहरों पर कब्जा करके बिज़ंतीन एम्पायर को महफूज करना चाहता था और उसके बाद वो सल्जूक एम्पायर पर हमला करता। जब सुल्तान अल अरसलान को बिज़ंतीन एम्पायर के इस हमले का पता चला तो सुल्तान अल अरसलान ने अलीपो का मुहासरा छोड़कर बड़ी ही तेज़ी से इन दोनों शहरों को बचाने के लिए निकल गए थे। दोस्तों सुल्तान अल अरसलान की तेज़ी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग सुल्तान इतनी तेज़ी से इन शहरों को बचाने के लिए जा रहे थे कि सुल्तान अल अरसलान के कुछ फौजी दरियाए फुरात यूफ्रेटिस रिवर में डूबकर शहीद हो गए थे। दोस्तों रोमनोस 4 ये सोच रहा था कि सुल्तान अल अरसलान सबसे पहले एक फ़ौज तैयार करेंगे और फिर हमारे ऊपर हमला करेंगे, लेकिन दोस्तों सुल्तान अल अरसलान अपने 50,000 के लश्कर के साथ
इन पर हमला करने के लिए आ गए थे। सुल्तान अल अरसलान का प्लान इन दोनों फौजों को मिलने से पहले अलग अलग ठिकाने लगाने का था, क्योंकि दोस्तों अगर ये दोनों फौजें आपस में मिल जाती तो फिर शायद इस 2 लाख के लश्कर को हराना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो सुल्तान अल अरसलान ने रोमनोस 4 के इस दूसरे 1 लाख के लश्कर को अलाहत पर कब्जा करने से पहले ही ख़त्म कर दिया था। दोस्तों रोमनोस 4 के इस 1 लाख के लश्कर में रोमनोस की मेन और ताकतवर फौज थी ही नहीं। इस 1 लाख के लश्कर में रोमनोस के कुछ कमज़ोर फौजी दस्ते थे। इसी वजह से सुल्तान अल अरसलान ने इस 1 लाख के लश्कर को बड़ी ही आसानी से हरा दिया था। लेकिन दोस्तों अब सुल्तान अल अरसलान को रोमनोस की इस मेन और ख़तरनाक फौज का सामना करना था। अब अगले दिन जब रोमनोस 4 ने मेंजिकट पर कब्जा कर लिया था तो उसको अपनी इस 1 लाख की फौज की हार की खबर मिली। तो रोमनोस 4 ने अपने एक कमांडर को एक छोटे दस्ते के साथ भेजा कि देखकर आओ कि मेरा 1 लाख का लश्कर आखिर किस फौज से हारा है। रोमनोस 4 के इस कमांडर ने जब सल्जूकियों की इस फौज को देखा तो वो हैरान रह गया कि सुल्तान अल अरसलान खुद इस फौज को लीड कर रहे हैं। जब इस कमांडर ने रोमनोस 4 को सुल्तान अल अरसलान और उनकी फ़ौज के बारे में बताया तो रोमनोस 4 के होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों रोमनोस ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सुल्तान अल अरसलान इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब रोमनोस 4 ने जब सुल्तान अल अरसलान की फ़ौज को अपने करीब आते देखा तो वो तुरंत हमले के लिए तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों सुल्तान अल अरसलान ने रोमनोस और उसकी फ़ौज पर कोई हमला ना किया और वो अपनी फ़ौज के साथ एक पहाड़ पर चले गए। जब रोमनोस 4 ने देखा कि रात होने वाली है और सल्जूकी भी जंग के मैदान से जा चुके हैं तो वो मेंजिकट के बाहर अपने कैंप्स में वापस चला गया था। लेकिन दोस्तों रोमनोस 4 की असल परेशानी तो अब शुरू होनी थी। सुल्तान अल अरसलान के कुछ छोटे फौजी दस्तों ने रोमनोस और उसकी फ़ौज को रात भर खूब परेशान किया। एक हिस्टोरियन लिखते हैं कि उस रात रोमनोस का कोई भी फौजी नहीं सो पाया था। सुबह होने के बाद सुल्तान अल अरसलान ने फिर यही किया। वो अपने घुड़सवारों से हमला करवाते और हमला करने के बाद उनके घुड़सवार भाग खड़े होते। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के ज़रिए सुल्तान अल अरसलान दुश्मन की फ़ौज को खूब थकाना और उनका हौसला ख़त्म करना चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल यह आएगा कि रोमनोस की फ़ौज ने सुल्तान अल अरसलान की फ़ौज का पीछा क्यों नहीं किया। इसका जवाब सिंपल है। लगभग यूरोपियंस के सभी फौजी बड़े और भारी मेटल के आर्मर में होते थे, जिसकी वजह से उनकी स्पीड लगभग ना के बराबर होती थी। वहीं दूसरी तरफ तुर्कों की फ़ौज में इतने भारी मेटल के आर्मर नहीं होते थे, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से हमला कर सकते थे। इन सब छापामार हमलों के बाद सुल्तान अल अरसलान ने रोमनोस 4 के पास एक मैसेंजर भेजा कि आप मेरी शर्तों को मान लो और मेरे साथ अमन मुआहदा कर लो। पर दोस्तों रोमनोस 4 तो सल्जूक एम्पायर को ख़त्म करने के लिए आया था, तो उसने सुल्तान अल अरसलान के किसी भी ऑफ़र को मानने से साफ इनकार कर दिया और वो अपनी फ़ौज के साथ जंग के मैदान में आ गया था। दोस्तों रोमनोस 4 खुद अपनी फ़ौज के साथ बीच में था और अपने बाकी कमांडर्स को उसने लेफ़्ट, राइट और अपने पीछे कर लिया था। वहीं सुल्तान अल अरसलान ने अपनी फ़ौज को एक क्रिसेंट फॉर्मेशन यानी चांद के शेप में कर लिया था। दोस्तों इस स्ट्रेटजी में दुश्मन को धीरे धीरे इस चांद के बीच में लाया जाता है और फिर इस चांद के दोनों एंड्स को बंद करके दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। सुल्तान अल अरसलान खुद इस क्रिसेंट फॉर्मेशन के बीच में थे। लेकिन दोस्तों रोमनोस 4 भी एक एक्सपीरियंस कमांडर था, तो उसने तुरंत अपनी फ़ौज को ऑर्डर्स दिए सुल्तान के लेफ़्ट और राइट फौजी दस्ते को रोकने के लिए। अब सुल्तान अल अरसलान अपनी फ़ौज के साथ कभी हमला करते, कभी पीछे हटते। इस तरह से ये जंग काफ़ी देर तक चली और इसी बीच में रोमनोस 4 ने सुल्तान अल अरसलान के कैंप पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन दोस्तों ये सब सुल्तान अल अरसलान की स्ट्रेटेजी थी। दरअसल सुल्तान अल अरसलान इस स्ट्रेटेजी से रोमनोस का वक्त ख़राब कर रहे थे ताकि रात हो जाए और वो रात में रोमनोस और उसके लश्कर को ख़त्म कर दें। लेकिन दोस्तों फिर रोमनोस 4 सुल्तान अल अरसलान की इस स्ट्रेटेजी को समझ गया था। लेकिन दोस्तों उस वक्त तक पहले ही शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने में अब कुछ ही घंटे बाकी थे। फिर रोमनोस ने अपनी फ़ौज को धीरे धीरे पीछे हटने के ऑर्डर्स दिए। इसी बीच रोमनोस की फ़ौज में ये अफवाह फैल गई कि शहंशाह मारा जा चुका है। दोस्तों ये कोई नहीं जानता कि ये अफवाह किसने और क्यों फैलाई। तो अब रोमनोस की फ़ौज हड़बड़ाहट में बहुत ही तेज़ी से पीछे हटने लगी। तो सुल्तान अल अरसलान ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रोमनोस की फ़ौज पर हमला कर दिया और रोमनोस की फ़ौज को पीछे से घेर लिया। दोस्तों सुल्तान अल अरसलान रोमनोस की इस फ़ौज को पिछले 10 किलोमीटर से अपने पीछे भगा रहे थे।
अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि रोमानोस की फ़ौज का क्या हाल होगा कि वो पिछले 10 किलोमीटर से 24 किलो का आर्मर पहनकर सुल्तान की फ़ौज का पीछा कर रहे थे। दोस्तों, मिडिवल नाइट्स के आर्मर का वज़न 15 से 24 किलो के बीच में होता था। तो रोमानोस की ये थकी हुई फ़ौज सुल्तान अल्परसलान की फ़ौज से कुछ ज़्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाई और रोमानोस की ये फ़ौज अपने शहंशाह को छोड़कर कॉन्स्टेंटिनोपल को भाग गई। दोस्तों, इस जंग को हम बैटल ऑफ मेंजिकट के नाम से जानते हैं। मेंजिकट की इस जंग में सुल्तान अल्परसलान ने रोमानोस को कैद कर लिया था और रोमानोस के 8000 के करीब फौजी मारे गए और 2000 के करीब फौजियों को सुल्तान अल्परसलान ने कैद कर लिया था। वहीं 20,000 के करीब फौजी जख्मी होकर जंग के मैदान से भागे थे। दोस्तों, इस जंग में सुल्तान अल्परसलान ने रोमियो के सबसे बड़े और ख़तरनाक हथियार मिडिवल नाइट्स को, जो पूरी तरह से मेटल के आर्मर में होते थे, उनको उन्हीं की कमज़ोरी बनाकर हरा दिया था। दोस्तों, रोमानोस को कैद करने के बाद सुल्तान अल्परसलान ने रोमानोस की गर्दन पर पैर रखकर उससे ज़मीन को चटवाया। दोस्तों, आप इस बात से बिल्कुल हैरान ना होना कि सुल्तान अल्परसलान ने रोमानोस के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये उस वक्त का तरीका था और हारने वाले शहंशाह के साथ यही किया जाता था। आप इस चीज़ को उस वक्त का ट्रेडिशन भी समझ सकते हो। फिर सुल्तान अल्परसलान ने रोमानोस को अपने सामने खड़ा किया और उससे पूछा कि अगर मैं तुम्हारी कैद में होता तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करते। तो रोमानोस ने बड़ी ही बहादुरी से कहा कि अगर तुम मेरी कैद में होते तो मैं तुम्हारा वो हाल करता जिसको तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हो। सुल्तान अल्परसलान रोमानोस की इस बहादुरी से बहुत खुश हुए और उसको जंजीरों से आज़ाद करके अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए और अपने साथ अपने दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलाया। दोस्तों, जब तक रोमानोस सुल्तान अल्परसलान की कैद में रहा, सुल्तान हमेशा उसको अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते थे और रोमानोस ने खुद अपनी इस कैद के बारे में कहा कि सुल्तान अल्परसलान ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया था। और कुछ दिनों के बाद सुल्तान अल्परसलान ने रोमानोस को आज़ाद कर दिया था और अपने 100 फौजियों के साथ रोमानोस को कॉन्स्टेंटिनोपल में भेज दिया था। कॉन्स्टेंटिनोपल में पहुंचने के बाद रोमानोस IV के अपने ही लोगों ने उसको अंधा करके तख्त से हटा दिया था। दोस्तों, रोमानोस को अंधा इतनी बेदर्दी से किया गया था कि वो बाद में इन्हीं जख्मों से मर गया था। दोस्तों, रोमानोस एक बहुत ही बहादुर और हुनरमंद कमांडर और शहंशाह था जिसने बेज़ंतीन एम्पायर को बचाने की हरदम कोशिश की, लेकिन अफसोस उसी के लोगों ने रोमानोस का ये हाल किया। दोस्तों, मेंजिकट की इस जीत के बाद सल्जूकी तुर्कों ने लगभग 78,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीनों को फतह कर लिया था। इस जंग में बेज़ंतीन एम्पायर इतनी बुरी तरह से हारा था कि बेज़ंतीन एम्पायर को दोबारा संभलने में लगभग 30 साल लगे थे। मेंजिकट की इस जीत के बाद सुल्तान अल्परसलान ने अपने लोगों से कहा कि तुम शेर के बच्चों और बास की तरह पूरे एनीतोलिया में फैल जाओ और जितना हो सके उतना एनीतोलिया को फतह करो। दोस्तों, इसी फतह के बाद पूरी दुनिया से तुर्क एनीतोलिया में बसने के लिए आ रहे थे। दोस्तों, इस जंग की अहमियत आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर सुल्तान अल्परसलान इस जंग में हार जाते तो शायद सल्तनत उस्मानिया कभी वजूद में ही नहीं आती। अब आप लोगों के मन में एक सवाल यह आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि सुलेमान शाह की लीडरशिप में काई कबीला मिस्र और शाम की तरफ जा रहा था। सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद इत्रकुल गाजी ने डिसाइड किया कि मैं सल्जूक एम्पायर के अंडर में जाकर जंग करूंगा। अब ज़रा सोचिए, अगर एनीतोलिया में सल्जूक एम्पायर ही ना होता तो क्या इत्रकुल गाजी कभी एनीतोलिया में आते? क्योंकि दोस्तों, काई कबीला इतना पावरफुल नहीं था कि वो बेज़ंतीन एम्पायर से डायरेक्ट जंग कर सके। दोस्तों, मेंजिकट की इस जीत के बाद सुल्तान अल्परसलान ने लगभग पूरे एनीतोलिया को फतह कर लिया था और अनकरीब था कि सल्जूकी तुर्क अगले कुछ सालों में यूरोप में दाखिल हो जाएं। दोस्तों, अगर तुर्क यूरोप में दाखिल हो जाते तो ये पूरे बेज़ंतीन एम्पायर के लिए एक कयामत का दिन होता और ऐसा भी हो सकता था कि ये तुर्क पूरे यूरोप को ही फतह कर लेते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेज़ंतीन एम्परर एलेक्सिस I ने पोप अर्बन II को एक लेटर लिखा और कहा कि अगर आप लोगों ने मेरी मदद ना की तो बेज़ंतीन एम्पायर के साथ साथ पूरा यूरोप ख़त्म हो जाएगा। तो पोप अर्बन II ने तुरंत एक मीटिंग की और अपनी स्पीच में कहा, ऐ मेरी ईसाई कौम, क्या आपको नहीं पता कि मुसलमान आपके मशरिकी भाइयों पर कितना जुल्म कर रहे हैं? आपके ईसाई भाइयों को आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है और आपको तुरंत उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। इस मदद के लिए आपने बार बार अपने खुदा से वादा भी किया है। जैसे कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि तुर्कों और अरबों ने ईसाइयों पर हमला किया है और रोमेनिया के इलाकों को मेडिटेरेनियन और हेलीस्पोंट तक फतह कर लिया है। उन्होंने क्रिश्चियन इलाकों पर कब्जा कर लिया है और ना जाने कितनी जगहों में ईसाइयों को शिकस्त दे दी है। मुसलमानों ने बहुत से लोगों का कत्लेआम किया है और बहुत सारे लोगों को कैद भी कर लिया है और तुम्हारे गिरजाघरों को तबाह कर दिया है।
और इसी के साथ कई सारी ईसाई सल्तनतों को भी तबाह कर दिया है। मुसलमान जुल्म का दूसरा नाम है। दोस्तों, पोप अर्बन II ने जो मुसलमानों के खिलाफ ये जहर उगला, उसके बस ये कुछ ही अल्फाज हैं, बाकी उसने बहुत कुछ कहा था। पोप अर्बन II का ये मैसेज यूरोप के लगभग हर घर में पहुंचाया गया। दोस्तों, पोप अर्बन II का ये बोला हुआ सफ़ेद झूठ था, क्योंकि पूरी हिस्ट्री गवाह है कि मुसलमानों के दौरे हुकूमत में ही जेरूशलम में सबसे ज़्यादा अमनो अमान था, और सारी कौमें, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी या फिर किसी और मसलक के मानने वाले, सुकून से रहते थे। पोप अर्बन II के इस मैसेज के बाद मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए 1,60,000 का ख़तरनाक लश्कर तैयार किया गया, और इसी के बाद शुरुआत हुई पहली सलीबी जंग और फर्स्ट क्रूसेड की। लेकिन दोस्तों, असल कत्लेआम तो अब शुरू होना था। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम फर्स्ट क्रूसेड की पूरी डिटेल जानेंगे कि इन सलीबियों ने किस तरह से मुस्लिम रियासतों पर कब्जा किया और पूरे मिडिल ईस्ट के टुकड़े टुकड़े किए। इन्होंने कैसे बैतुल मुकद्दस जेरूशलम पर कब्जा किया और किस तरह से इन सलीबियों ने मिडिल ईस्ट में अपनी 4 रियासतें कायम की। दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप इस सीरीज़ द कॉन्करर या फिर ऑटोमन्स वर्सेस वेस्ट का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहेंगे। जिस सीरीज़ पर भी सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी पर आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।